करना है, बट मैं अब तो कोऑर्डिनेशन ही कराऊंगी क्योंकि मुकद एसडी वालों का तो सारा सिलेबस हो गया है। अब जो अगला चैप्टर होगा वो बस तुम सुनने आना। कब है? 1 सितंबर ना, तो आज क्या डेट है? तो यू हैव अ मंथ कंप्लीट टू, बस अब तुम्हें उस 1 मंथ ना तुम अपने अलग से टेस्ट देते रहो मुझे अपने, तुम अलग, एसडी वालों का मैं अलग से ही टेस्ट लेने शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस कंप्लीट सिलेबस करने में नहीं होना चाहिए। ईशान, अभिजीत शुरू करें प्लीज। नैतिक फोन बंद कर दो। योर मम्मा हैज टोल्ड मी कि उसी दिन कॉल करके मुझे बताओ जिस दिन ये तंग करेगा। बस ये ध्यान ऊपर दो। द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट। देखो, मैं हमेशा कंपेयर ये करती हूँ कि आप ऑलरेडी हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट। मतलब हम क्या करते थे, हेलो एल्केन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डालते थे जो एक्स को सब्स्टिट्यूट करता था। याद है सबको? हाँ, वो भी आएगी। नहीं करवानी नहीं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर हेलो एल्केन्स की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे माइंड में आएगा कि आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं हेलो अरीन्स, तो हेलो अरीन्स की भी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हेलो अरीन्स में भी तो हेलोजन होता है, उसमें भी न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे। अगर हम पैरेलली देखें कि हेलो एल्केन्स की अगर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आकर हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता था आइदर बाय SN1 और SN2, तो हमारे दिमाग में आएगा कि हेलो अरीन को भी पहली केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करनी चाहिए, क्योंकि जस्ट लाइक हेलो एल्केन, हेलो अरीन में भी तो एक्स होता है। बट लेट मी टेल यू, हेलो अरीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, वो दिखाना ही नहीं चाहते। वाई? अब सबसे पहले ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड लेवल की। अगर मैं बात करूं दैट व्हाई डू हेलो अरीन्स या अराइल हेलाइड्स, हेलो अरीन्स को अराइल हेलाइड्स बोलते हैं, जैसे हेलो एल्केन्स को अल्काइल हेलाइड्स बोलते थे। तो आपको बहुत बार सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ दिखेगा। नो वंडर, कभी 1 का भी आ जाता है, कभी 3 का भी आ जाता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर लक, बट आता है। कि ऐसा क्यों है? जब हेलो एल्केन्स बहुत इजीली हेलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल को आने देते हैं, है ना, और जैसी एक्स की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो शब्द इस रिएक्शन का नाम क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफिलिक। तो हेलो अरीन्स को क्या प्रॉब्लम है? हेलो अरीन्स में भी तो हेलोजन है, तो उसकी जगह भी न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। बट इसका एक रीजन नहीं, 2 रीजन नहीं, 3 रीजन नहीं, 4 रीजन है कि हेलो अरीन्स चाहकर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना पसंद नहीं करते। आई विल टेल यू दोज 4 रीजन्स। नोट्स में भी वो 4 के 4 रीजन्स डिटेल में लिखवाए जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी 3 मार्क्स में रहती है। बट अगर मान लो ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाएगा, तो आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर आप चारों पॉइंट्स बस मेंशन कराना, डोंट एक्सप्लेन देम। ओके, अब पहले चारों पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आखिर हेलो अरीन्स, व्हाई हेलो अरीन्स या अराइल हेलाइड्स, जिनको अराइल हेलाइड्स बोलते हैं, दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। ओके, तो एक एक रीजन हम 1 बाय 1 लेंगे। तो पहला रीजन है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? आप जब हेलो अरीन्स की बात करते हो, तो उसमें जो हेलोजन लेते हो वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो नॉर्मल कार्बन चेन के साथ नहीं जुड़ा हुआ। हेलो अरीन्स में जो भी हेलोजन रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो बेंजीन के साथ लगा होगा ना। व्हाट हैपेंस, जब भी कोई ग्रुप बेंजीन के साथ लगी होती है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करती है। प्लस आर इफेक्ट मतलब क्लोरीन जो ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है उसके पास लोन पेयर है, उसके पास क्या है? अगर कोई भी ग्रुप जो बेंजीन के साथ लगा हो भव्या और उसके पास लोन पेयर हो, वो बेंजीन को लोन पेयर डोनेट कर सकता है ना, और जिसकी वजह से इसके पाई बॉन्ड की जंपिंग होगी, क्योंकि अगर ये लोन पेयर इधर आ गया, डबल बॉन्ड बन गया और इस कार्बन ये पाई बॉन्ड जंप भी ना करा, तो इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज नॉट। तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जैसे ही क्लोरीन के लोन पेयर इधर आएंगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड ना हो जाए, तो इमीडिएटली ये पाई बॉन्ड जंप करके इधर आ जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो पाई बॉन्ड इधर जंप कर जाएगा।
सॉरी, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, अनडू, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, हाँ ठीक तो है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये जंप कर जाएगा, सो द व्हाट विल बी द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इधर आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और ये वापस। अब मेरी बात सुनो, हेलोरीन के ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो इससे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहा यश, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, तो दैट इज द रीजन, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आने लगेगा ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम्हें शायद ये कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, बट इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, इसके अंदर क्या आ चुका है, एंड ऑब्वियसली डबल बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब इसका भी मैंने बच्चों के लिए तोड़ निकाला है कि जिन बच्चों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने आते, जिन बच्चों को ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने आते, तो वो बस लिख के ही आ जाना दैट ड्यू टू रेजोनेंस इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देयर कम्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देयर कम्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, उससे आपको नंबर मिल जाएंगे। वैसे तो अगर प्रॉपर वे तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के ही दिखाने चाहिए कि आखिर हेलोरीन में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्यों नहीं टूटता, क्यों वो न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कार्बन और हेलोजन का सिंगल बॉन्ड है, बट रेजोनेंस की वजह से वहां पर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स में क्या आ रहा है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स में क्या आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड सिंगल होकर भी, ये बॉन्ड सिंगल होकर भी बेंजीन और हेलोजन का बॉन्ड, इसके अंदर डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, इसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो पहला रीजन तो ये हो गया है ना कि क्यों हेलोरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना पसंद नहीं करते, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने से पहले उन्हें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, विच इज डिफिकल्ट टू। अब दूसरा रीजन सुनो, दूसरा रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जब तुम हेलो एल्केन्स की बात करते हो, हेलो एल्केन्स में हेलोजन नॉर्मल कार्बन की चेन के साथ लगा होता है, नॉर्मल कार्बन की चेन का मतलब है वो सिंगली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है, और सिंगली बॉन्डेड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आई अगेन रिपीट, जब हम हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो हेलो एल्केन्स में हेलोजन नॉर्मल कार्बन, नॉर्मल कार्बन मतलब एक स्ट्रेट चेन कार्बन होती है, एंड आई होप आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रेट चेन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। बट जब आप हेलोरीन्स की बात करते हो, हेलोरीन्स में हेलोजन बेंजीन के साथ लगा होता है, बेंजीन का हर कार्बन क्या है, डबली बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी। अब आप कहोगे कि मैम सो व्हाट, ठीक है हाइब्रिडाइजेशन अलग है, हेलो एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हेलोरीन्स में माना वो डबली बॉन्डेड है, तो डबली बॉन्डेड की वजह से वो sp2 हो गया, तो इससे फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा जो sp2 वाले कार्बन होते हैं ना, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई डोंट नो, आपने 11th में मैं एक s कैरेक्टर निकाल के दिखाती थी कि sp2 में एक s है, टोटल 3 है, तो s कैरेक्टर 33.3% होता है, और sp3 में अगर आप कार्बन का s कैरेक्टर निकालोगे तो एक s है लेकिन टोटल 1 + 3 4 है, सिर्फ 25% s कैरेक्टर होता था। एक थ्योरी होती है, मोर द s कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, है तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि जो हेलो एल्केन्स वाला कार्बन है वो सिंगली बॉन्डेड होने की वजह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज के अंदर s कैरेक्टर सिर्फ 25% होता है। s कैरेक्टर का मतलब होता है कि कितना वो s जैसा है, अगर वो s जैसा कम है ना तो वो न्यूक्लियस के पास कम होगा, न्यूक्लियस के पास कम होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम होगी। इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करना, बस इतना समझ जाओ कि जो हेलोरीन का कार्बन है वो sp2 होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड को पकड़ के रखेगा, क्योंकि जो चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं वो बॉन्ड को पकड़ के रखती हैं, टाइटली पकड़ के रखती हैं। तो सोचो, एक तो पहले ये बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक था, एक तो पहले ही कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्या था, डिफिकल्ट टू, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजोनेंस की वजह से वहां डबल बॉन्ड आ रहा था, रेजोनेंस की वजह से वहां पे क्या आ रहा था। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि वो कार्बन sp3 ना निकल के कौन सा हाइब्रिडाइज निकला,
तुम्हें कोई एस कैरेक्टर निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, मुंह मत बनाओ कि मैंने बहुत सारी चीजें एकदम से बता दी, ये 11th में कराई जाती थी। बस अभी के लिए तुम्हें कोई एस कैरेक्टर नहीं निकालना, बस इस चीज को लर्न कर लो कि कहीं ना कहीं हेलोरीन का कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, और sp2 होने से sp3 ना होने से वो क्या हो चुका है, मोर इलेक्ट्रो, वो उसके पीछे की कहानी है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, वो मैं दिखाना नहीं है, बस तुम लर्न कर लो कि हेलोरीन्स का कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज्ड, sp2, and being sp2 it is more electronegative, और more electronegative है तो it will hold the bond tightly, it will hold the bond। तो एक तो बॉन्ड वैसे ही डिफिकल्ट टू ब्रेक था, अब उसको तोड़ना और मुश्किल हो गया। दो रीजन हो गए, फर्स्ट रीजन क्या था, ड्यू टू रेजोनेंस, पहला रीजन क्या था, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ना भी बना के दिखाए तो कम से कम लिखा ना कि रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ रहा था, कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ रहा था, नैतिक डबल बॉन्ड क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, सो दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू, तो इसीलिए हेलोरीन्स न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनका हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड। और दूसरा क्या रीजन है कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा, क्योंकि कार्बन जो बेंजीन वाला है वो नॉर्मल कार्बन नहीं है, वो डबली बॉन्डेड होने की वजह से क्या हो चुका है, sp2, डबली बॉन्ड होने की वजह से वो क्या हो चुका है, एंड ये हम 11th में पढ़ चुके हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन sp3 के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एक सिंपल मीनिंग है कि वो बॉन्ड को टाइटली पकड़ के रखते हैं। ओके, थर्ड रीजन देखो, थर्ड रीजन है, यस, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर की प्रोपोर्शनल होती है, तो डिपेंड करती है परसेंटेज पे। स्टेरिक हिंड्रेंस परसेंटेज एस कैरेक्टर में मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, किस रिएक्शन में पूछ रहे हो, ऐसे में पूछना चाहता हूँ कि मतलब वो रिलेट करते हैं अपनी परसेंटेज एस कैरेक्टर और स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं, मतलब रिवर्स की होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस तो डिपल्शन ड्यू टू बल्की ग्रुप्स होती है, हाँ, वो एस कैरेक्टर पे कैसे मैटर करेगी, मुझे नहीं लगता, बाकी फिर भी आई लेट यू नो, मुझे नहीं लगता। थर्ड रीजन इज इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बोलते हैं कि अगर मान लो हेलोरीन्स का बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक था, लेकिन तुमने इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी कि समहाउ तुमने बॉन्ड तोड़ दिया, समहाउ तुमने बॉन्ड, अब तोड़ते ही क्या होगा, एक्स नेगेटिव जाएगा, एक्स नेगेटिव जाकर पॉजिटिव चार्ज, कमल हरमन, अगर तुमने जैसे मर्जी एनर्जी देकर मान लो हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ दिया, तो जैसे ही हेलोजन जाएगा एक्स नेगेटिव की फॉर्म में, वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर छोड़ के जाएगा, बेंजीन, बेंजीन नहीं बोलते, मतलब जब बेंजीन का एक बॉन्ड कम हो जाता है उसको फिनाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड फिनाइल कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, मतलब आप एक ऐसी रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हो जो इतनी अनस्टेबल है, तो वो रिएक्शन क्यों ही होगी। आई अगेन रिपीट, मैं ये बोल रही हूँ कि पहले तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक है, उसके दो रीजन हम पढ़ चुके हैं। तीसरा रीजन वो ये कहते हैं कि अगर मान लो तुमने एनर्जी देकर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ भी दिया, तो तुम कोई स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे, है ना, तुम एक्स नेगेटिव तोड़कर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर ला रहे हो, मतलब बेंजीन इज अ डबली बॉन्डेड कार्बन, एक डबली बॉन्डेड कार्बन अभी अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, आप एक नेगेटिव वाली चीज के ऊपर कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो, पॉजिटिव, तो फिनाइल कोई स्टेबल थोड़ा हुआ, वो तो क्या हुआ, हाईली, क्योंकि तुम एक डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हो, और अभी अभी मैंने बताया था कि डबली बॉन्डेड कार्बन तो sp2 होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना एक अच्छी चीज नहीं है, तो मतलब अगर तुम ये रिएक्शन जबरदस्ती करवाओगे भी तो तुम एक स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बना रहे, तुम क्या बना रहे हो, अनस्टेबल। फोर्थ एंड द फाइनल लास्ट रीजन, अगर तुम्हें 3 मार्क्स का रीजन आया कि रिपल्शंस बिटवीन no incoming nucleophile and electron rich benzene। अब ध्यान से देखना, पहले जब आप हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते थे तो न्यूक्लियोफाइल आके एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता था, लेकिन अब प्रॉब्लम इस वजह से भी आएगी, ध्यान से देखना, कि हेलोरीन में ऑलरेडी बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, बेंजीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड है, आने वाले न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी कौन सा चार्ज है,
नेगेटिव। बेंजीन के ऊपर भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कौन सा चार्ज है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो जब न्यूक्लियोफाइल आने की कोशिश करेगा भी, अगर न्यूक्लियोफाइल आने की कोशिश करेगा भी कि ओके मैं ट्राई करता हूँ एक्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि देयर विल बी क्वाइट रिपल्शंस बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, चाहे वो बैक साइड से आए, चाहे वो SN2 से आए, चाहे वो SN1 से करे, किसी भी मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफाइल जैसे ही हेलोरीन्स को अप्रोच करने लगेगा, तो हेलोरीन्स में जो वो बेंजीन है, जो वैसे नेगेटिव नहीं है न्यूट्रल ही, बट जस्ट बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, उसके अंदर एक पाई बॉन्ड नहीं, दो पाई बॉन्ड नहीं, बल्कि तीन तीन पाई बॉन्ड है, जो उसको एक तरह से नेगेटिव बना रहे हैं, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होंगी, रिपल्शन। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें करनी चाहिए थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो इतनी डिटेल में नहीं करी जाएगी। ऐसा नहीं है हेलोरीन शो नहीं करते, करेंगे, बट बहुत डिफिकल्टी से करेंगे। तो इसकी एक आधी रिएक्शन ही करेंगे हम। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हेलो एल्केन में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही 4 दिन लग गए थे। पहले हमने OH से सब्स्टिट्यूट करा था, फिर CN से सब्स्टिट्यूट करा था, जो एम्बिडेंट था कि वो C से भी अटैक कर सकता है और N से भी, फिर NO2 से अटैक करा था, फिर उसके मैकेनिज्म्स करे थे SN1 एंड SN2, फिर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कल करी। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी बस 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। रीजन, हेलोरीन्स प्रेफर ही नहीं करते, हेलोरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना प्रेफर ही नहीं करते। और क्यों नहीं करते ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ये नो रीजन की वजह से नहीं थी, ये एक्चुअल में पूछा जाता है कि वाई हेलोरीन्स या अराइल हेलाइड्स, कई बार कॉमन नेम भी पूछ लेते हैं, तो आपको ऑलवेज नॉलेज रहनी चाहिए कि हेलोरीन्स का दूसरा नाम क्या होता है, अराइल हेलाइड्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। वो इजीली क्यों शो नहीं करते, तो अभी तक हमने कितने रीजन पढ़ लिए उसके, 4 रीजन। कैन वी टेल व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन, रेजोनेंस। उसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के प्रूव करेंगे कि कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड इन सेकंड, थर्ड एंड, ड्यू टू विच दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू, however if some student is unable to make this diagram और resonating structure, वो बस लिख के आ जाना कि there is a phenomena called resonance, जिसकी वजह से हेलोरीन के कितने resonating structures बनते हैं, 5, जिसमें उसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, विच इज डिफिकल्ट टू। सेकेंड रीजन हमने क्या करा कि किसका फर्क है, हेलो एल्केन्स जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत खुशी खुशी दिखा रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं हेलोजन सिंगली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ था, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3। और हेलोरीन्स में हेलोजन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, और जैसे ही वो बेंजीन के साथ जुड़ गया, बेंजीन का तो हर कार्बन डबली बॉन्डेड होता है, और डबली से याद रखना कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन डबल से sp2 हो जाती है। क्या हो जाती है, sp। और sp2 होने का क्या डिसएडवांटेज है कि वो कार्बन क्या हो चुका है, मोर इलेक्ट्रो, मतलब वो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तो पकड़ के रखेगा, वो कहेगा ये बॉन्ड मेरा है, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं। तो एक तो वो पहली बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक था, अब कार्बन ने sp2 होने की वजह से उस बॉन्ड को पकड़ के रख लिया, वो बॉन्ड और डिफिकल्ट टू ब्रेक हो गया। फिर थर्ड रीजन मैंने बोला कि मान लो तुमने जैसे मर्जी अगर ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ भी दिया, है ना, अगर आपने बहुत सारी एनर्जी देकर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ भी दिया, तो इस कार्बन, बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिनाइल क्या बन चुका है, कार्बो, और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, यानी कि फिनाइल का कार्बोकेटाइन बनना, इज हाईली अनस्टेबल। क्योंकि आप सोचो, आप एक डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो, डबली बॉन्डेड कार्बन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हो, तो दिस इज बीइंग अनस्टेबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आप कोशिश भी करोगे न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच कराने की, आइदर बाय SN1 और SN2, तो हेलो एल्केन में तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा। बट हेलोरीन में क्या प्रॉब्लम रहेगी कि हेलोरीन में जो हेलोजन है वो किसके साथ अटैच है, भव्या, बेंजीन, जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, तो उनके बीच में क्या होंगी, रिपल्शन। ये इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच फिनाइल, इलेक्ट्रॉन रिच इज जस्ट बाय,
द वे कि उसमें देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ बाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिच वो होता है जो असल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं या नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेंजीन इज नेवर कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। तभी हमने टर्म यूज ही नहीं करी कि बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल। वी आर जस्ट कॉलिंग इट इलेक्ट्रॉन रिच इन अ टर्म दैट इट हैज 3 पाई बॉन्ड एंड दे आर डीलोकलाइज। मतलब वो पूरे स्ट्रक्चर में ही डीलोकलाइज होते हैं। मतलब देयर इज लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब बेंजीन प्लेनर है ना, तो उसके अबव द प्लेन भी देयर इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देयर इज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो मतलब एक उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ऊपर और नीचे है वो न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देगा अपने क्लाउड के अंदर, क्योंकि जैसे उसके क्लाउड में एंटर करने के लिए कोशिश करेगा देयर विल बी रिपल्शन, है ना। जैसे एल्कीन होता है, हाँ, एनिलीन इज ऑफ कोर्स अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर NH2, उसमें N के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर। सो एन, हाँ, बेंजीन के ऊपर नहीं होते ना, वी कॉल एनिलीन एज अ न्यूक्लियोफाइल बट नॉट बेंजीन। वो सब एल्कीन यूज कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। इतना बल्कि न्यूक्लियोफाइल, वही वो बेस एक्ट करेगा, फिर वो हो सकता है एलिमिनेशन ही कर दे, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि जब न्यूक्लियोफाइल बल्कि होते हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह दे एब्स्ट्रैक्ट द बीटा हाइड्रोजन एंड दे प्रेफर एलिमिनेशन। और वो भी मैं ये बस बोल रही हूँ, लाइक वी विल हैव टू कंफर्म इट। तो हम अपने मर्जी से देखो, रिएक्शन एक ऐसी चीज होती है जो हमें जो लग रहा है, जब तक हमने वो प्रैक्टिकली नहीं करके देखा हम थ्योरेटिकली उसकी बात नहीं कर सकते। हाँ, तब उसमें कोई मतलब एनर्जी देकर ओवरकम करके तो कर सकते हैं, वो मैं करवाऊंगी। क्या कर सकते हैं? लुईस एसिड क्या करेगा? लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसके इलेक्ट्रॉन? बेंजीन के लेके चला जाएगा। मतलब लुईस एसिड इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। ओके, एनीवेज मैं आपको बताती हूँ। अब ओजस्वी चाहता है कि मैम कुछ तो करो, ये रिएक्शन करके दिखाओ, कि मुझे नहीं पता कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, वो न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं दे रही है, आप लुईस एसिड डालो, आप कुछ तो करो कि ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाए। तो आई टेल यू देयर इज अ रिएक्शन डोज प्रोसेस। प्लीज, खत्म होने वाली है ये, ज्यादा बड़ी है ही नहीं। डोज प्रोसेस, डोज प्रोसेस क्या है कि अगर आप जबरदस्ती हेलोरीन का कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ना ही चाहते हो एंड यू रियली वांट कि ClOH से सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो आपको 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। जनरली जो रिएक्शंस होती हैं उसमें मैं टेम्परेचर याद करने के लिए बोलती नहीं हूँ, आई जस्ट से कि जहाँ टेम्परेचर आ रहा है डेल्टा का साइन यूज कर लेना। बट डोज प्रोसेस इज ऑल अबाउट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सारी कहानी ही इस टेम्परेचर और प्रेशर की है। हाँ जी भव्या, अगर आपको जबरदस्ती बेंजीन के Cl को किससे सब्स्टिट्यूट कराना है? OH से, इजीली तो वो करेगा नहीं। सो कैन वी लर्न द एरो के ऊपर टेम्परेचर की कंडीशन के हमें मिनिमम कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? 623 केल्विन, क्योंकि ये सब चीजें करी हुई हैं, हम रैंडमली नहीं बोल रही है। डॉस प्रोसेस इज एक्चुअली डन, और वो इफ टेम्परेचर और इस प्रेशर पर पॉसिबल हुआ था, लेकिन एक्चुअली OH से बेटर न्यूक्लियोफाइल ONA होता है, तो Cl सब्स्टिट्यूट हो गया ONA से। लेकिन नॉर्मली हमें तो H लेके आना होता है, तो हम एसिडिफिकेशन कर देंगे। एसिडिफिकेशन का मतलब है कि एसिड Na को H से रिप्लेस कर देगा, हम फिनोल बन जाएगा। क्योंकि अगले चैप्टर में हमें फिनोल प्रिपेयर करना होगा, तो डोज प्रोसेस ये रिएक्शन दोबारा रिपीट होगी। आई अगेन रिपीट, हेलोरीन वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक हेलोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते इजीली, उसके हमने 4 रीजन पढ़े हैं। इसीलिए इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होने वाली है। इसका इतना कोई लंबा चौड़ा एनालिसिस है ही नहीं, लाइक हेलो अल्केन्स का था। गाइस, लेट्स नॉट टॉक एंड ट्राई टू फिनिश द चैप्टर। तो मैं आपको बोल रही थी कि हेलोरीन की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हेलो अल्केन्स की तरह इतनी वास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हेलोरीन तो प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं, है ना। दे डू नॉट वांट टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर ऑल दोस 4 रीजंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। बट मैं आपको बोल रही हूँ कि अंडर सम सर्कमस्टांसेस ये रिएक्शन पॉसिबल हुई, और उस प्रोसेस का नाम क्या रहा? डोज, डॉन नहीं DOW। हाँ, वो तो अपोस्ट्रोफी है ना, डोज, डोज प्रोसेस, जिसमें हेलोरीन को किससे रिएक्ट करवाया गया? व्हाट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन? जो बच्चा डोज प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर नहीं लिखेगा, द होल रिएक्शन विल बी कैंसल्ड, बिकॉज इट इज ओनली द कमाल ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, नहीं तो वो बॉन्ड ही ना टूट। बता रही हूँ क्योंकि ONA नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH नेगेटिव से बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है इस केस।
हाँ जी, पता चलेगा ना कि नेगोशिएशन पिछला ऑलमोस्ट ले मतलब KOH NaOH की जगह डोज प्रोसेस में ले सकते हैं, बट मैं जो नेम्ड रिएक्शन होती है ना जैसे दे शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। नेम्ड रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि अगर उस बंदे ने NaOH यूज किया था, हाँ वैसे अगर आप लॉजिकली पूछ रहे हो, हाँ वही वो भी देखना पड़ेगा कि फिर रिएजेंट चेंज होने से टेम्परेचर में थोड़ा सा ऑल्टरेशन आएगी, है ना। हाँ, तो दैट इज वाई लेट्स स्टिक टू द reagent and the temperature which they have given, because the moment you replace NaOH by KOH, maybe the temperature 623 is altered to 625 630, I'm just guessing, तो इसीलिए हम इसी पे स्टिक करेंगे। क्यों KOH is easy to break, NaOH हाँ कम होगा। और भी मैं आपको बताती हूँ कि और ये टेम्परेचर और प्रेशर कैसे कम हो सकता है। पहले डोज प्रोसेस क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। बताना डोज प्रोसेस में क्या हुआ, हमने रिएक्टेंट क्या लिया, नहीं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड इजी टू ब्रेक नहीं था, बट हमने रिएजेंट NaOH डालकर क्या टेम्परेचर और प्रेशर गिवन दिया, 623। एंड और Cl किससे रिप्लेस हो गया, ONA से। और फिर Na की जगह पर H लाने के लिए व्हाट वी हैव डन, H, हाँ ओके। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो सवाल आपका है। सूर्य कह रहा है कि क्या ये टेम्परेचर कम हो सकता है, वो तुम्हारी एनालिसिस थी कि शायद KOH डाल के कम हो सकता है, बट लेट मी टेल यू, अब मैं जो आपको पॉइंट बता रही हूँ ये पता है कि तुम्हारे कुछ सवाल बियॉन्ड NCERT होते हैं, बट अब मैं जो बता रही हूँ ये NCERT का पार्ट है, प्लीज सुन लो। दिस इज अ पार्ट ऑफ NCERT। और पटेल वगैरह वाले बच्चे जिनको टीचर बहुत कोर में जाके क्वेश्चन डालती है, उसमें से यहाँ क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास PPT नहीं है, जल्दी हो जाता, प्लीज मैं लिख रही हूँ, प्लीज लिसन। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, पैरा पोजीशन पर एक ग्रुप लगा रही हूँ NO2। अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन के पैरा पे NO2 लगा दूं और फिर NaOH डालूं, तो फिर मुझे टेम्परेचर सिर्फ कितना देना पड़ेगा, हाउ डू यू नो, 443। आई अगेन रिपीट, जो टेम्परेचर आपको इतना ज्यादा देना पड़ रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं इस रिएक्शन से ये समझ आ रहा है द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इज मेकिंग द रिएक्शन इजी, यानी कि कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी बढ़ रही है हेलोरीन की, क्योंकि हेलोरीन रिएक्टिव नहीं थे, है ना, तभी हमें टेम्परेचर कितना देना पड़ रहा था। बट साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दिया हमने, पैरा पोजीशन पर हमने NO2 लगाया, तो क्या हुआ कि कंडीशन थोड़ी माइल्ड देनी पड़ी। इंस्टेड ऑफ 623 केल्विन हमें सिर्फ कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, 443 केल्विन। प्रेशर सेम रख रहे हैं, अभी सिर्फ टेम्परेचर का देख रहे हैं, तो अब ये रिएक्शन पॉसिबल हो गई। और यहाँ पर मैं HCl पहले ही डाल रही हूँ, ये वाला स्टेप, तो सीधा यहाँ पे OH लगा, हाँ कर सकते हैं। अगर तुम ये दोनों स्टेप एक ही स्टेप में करना चाहते हो तो सेकंड हम HCl डाल रहे हैं उसके नीचे लिख सकते हो। अब बता रही हूँ। अब तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। अब मैंने क्या किया, ये NO2 पहले मैंने सिर्फ पैरा पोजीशन पे लगाया था, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, ये NO2 पैरा पे तो लगाया ही था, अब इसके ऑर्थो पे भी लगा दिया। तो अब उन्होंने देखा कि जो टेम्परेचर तुम्हें 623 देना पड़ रहा था, एक NO2 के लगाने से वो 443 हो गया था, अब 2 NO2 लगाने से वो और भी कम देना पड़ता है, सिर्फ 368 केल्विन। सिर्फ कितना देना पड़ता है, हमें टेम्परेचर याद नहीं करने, ये हमें एक ही टेम्परेचर याद करना है, वो पहले वाला था 623। ये सिर्फ टेम्परेचर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कहीं ना कहीं NO2 कुछ मैजिक कर रहा है, कहीं ना कहीं NO2 क्या कर रहा है, कुछ मैजिक कर रहा है कि जैसे हमने एक NO2 लगाया तो जो टेम्परेचर हमें 6 समथिंग देना पड़ रहा था वो हमें कितना देना पड़ रहा है, 400 समथिंग। डोंट लर्न द वैल्यूज। 2 NO2 लगाए, एक ऑर्थो पे और एक, तो कंडीशन और यानी कि रिएक्टिविटी बढ़ रही है। इससे क्या समझ आ रहा है कि हेलोरीन्स नाउ दे आर बिकमिंग मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कर लो बातें, बहुत अच्छी बात है। मैं आई एम वर्किंग सो हार्ड की बता रही हूँ, सुन तो लो ना पहले। अब मैंने क्या किया बता रही हूँ कमलम, कमिंग टू योर क्वेश्चन, सुनो। अब इन्होंने क्या किया, देखो साइंटिस्ट भी बेचारे
सब कुछ सीख के नहीं आते, वो एक्सपेरिमेंट ही करते हैं ना। तो पहले उन्होंने एक पोजीशन पे लगाया पैरा पे, फिर उन्होंने पैरा के साथ किस पे लगा दिया, ऑर्थो पे, फिर उन्होंने कहा कि ये वाले ऑर्थो पे भी लगा देते हैं, क्योंकि पैरा तो एक ही होती है फोर्थ पोजीशन, लेकिन सेकंड तो दो होती हैं, तो उन्होंने दोनों ऑर्थो पे लगा दिया और दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो और भी इजी हो गया। मतलब अब 368 की जगह सिर्फ 323 देना पड़ा और रिएक्शन पॉसिबल हो गई। तो यानी कि साइंटिस्ट ने ये, अब जैसे तेरा सवाल है कि किसी और पोजीशन पे नहीं लगाया, बच कौन सी गई, थर्ड, बच कौन सी गई, जब थर्ड पे लगाया, मेटा पे लगाया, तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब यही क्वेश्चन आएगा, व्हाई द प्रेजेंस ऑफ NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा makes the nucleophilic substitution reaction more reactive but not at meta। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं रिपल्शन ही कुछ नहीं पता, अभी तुम सुन लो, पहले रीजन सुन लो, पहले तो क्वेश्चन समझ आ गया कि आएगा क्या क्वेश्चन। कोई तुमसे टेम्परेचर नहीं पूछेगा कि हाँ तुमने पैरा पे लगाया तो टेम्परेचर 623 से कितना हो गया, सो डोंट गो इनटू दैट। बस इतना समझो कि नॉर्मली हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, 623 केल्विन, और कितना प्रेशर देना पड़ता है, 300 एटमॉस्फेयर। तो Cl किससे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ONA से। लेकिन जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे होंगे, बट उन्होंने देखा कि अगर हम NO2 लगाते हैं, वो भी कौन कौन सी पोजीशन पर, या तो फोर्थ या कौन सी पोजीशन पर, सेकंड, तो कंडीशंस माइल्ड होने लगी, यानी कि जो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था अब वो हमें थोड़ा कम देना पड़ रहा है। तो इसे कंक्लूजन क्या निकला, टेम्परेचर मत याद करो कि कम देना पड़ रहा है, कंक्लूजन ये निकला कि कहीं ना कहीं द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप is making the haloarenes more reactive towards nucleophilic substitution। ये जो न्यूक्लियोफाइल OH है, ये जो Cl को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा था इजीली, अब कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियोफाइल को इजीली सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं, बट ओनली एट ऑर्थो एंड मेरा। जो कमल कह रहा है कि मैम कहीं और, थर्ड पे कुछ नहीं हुआ, थर्ड पे कुछ नहीं हुआ। मैं इसका रीजन बताती हूँ, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। ये भी आपको रेजोनेंस, अब जिनको रेजोनेंस अच्छा नहीं लगता उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट आई हैव नो वे, ये सारा कमाल रेजोनेंस का। देखो हुआ क्या, ये तुम्हारा हेलोरीन है ना, यहाँ पे तुमने पहले पैरा पे लगाया था, मैं सिर्फ तुम्हें एक पैरा वाला समझा दूंगी और एक मेटा वाला, सारे कराने लगूंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पैरा पे NO2 ने कमाल क्यों दिखाया, देखो होता क्या है, सुन लो क्या होता है। पहले हेलोजन आया होगा, हेलोजन आया होगा किसको सब्स्टिट्यूट करने, ये जंप किया होगा, मतलब एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया होगा, एक कार्बन के ऊपर, तो ऑब्वियसली हेलोजन जहाँ पे पॉजिटिव आया वहां जुड़ गया होगा। हेलोजन तो ऑब्वियसली Cl की जगह पे आता है ना, हेलोजन किसकी जगह, सॉरी हेलोजन नहीं, न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसने Cl को सब्स्टिट्यूट करना था और ये कर नहीं पा रहा था, नहीं कर पा रहा था ना। लेकिन अब इसके लगने से क्यों चीजें आसान हो रही हैं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट, कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया होगा, सबसे पहले ये पाई बॉन्ड क्या किया होगा, जंप, पाई बॉन्ड क्या किया होगा, पाई बॉन्ड जब जंप करते तो एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव आता है, एक कार्बन के ऊपर, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो वो किसके साथ जुड़ा होगा, यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, यानी कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन गया, समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म, आई टेल यू दिस, Cl के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है और ये नेगेटिव इधर आ चुका है और ये NO2 लगा हुआ है, ये कुछ बना है ऐसा स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर देखो, अब इस स्ट्रक्चर में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये घूमेगा, ये इधर आएगा, अब देखो जैसे देखो नैतिक ये इधर आया, ये कहाँ जाएगा, यहाँ, ऐसे ही नेगेटिव घूमता है ना रेजोनेंस। जिनको कुछ भी नहीं आता उनको इतनी तो समझ है ना कि जो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे होता है वो अगली पोजीशन पे कहाँ पे चला जाता है, पैरा पे। अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, सुनो वो अलग चीज है जो तुम बोल रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही पैरा पे आया, पैरा पे कौन लगा हुआ है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसके नेगेटिव चार्ज को अजगर की तरह खींच लेगा। आई एम यूजिंग द वर्ड अजगर जस्ट टू मेक इट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। NO2 एक अजगर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अजगर क्या होते हैं, उनको भूख लगी है, NO2 को किसकी भूख है, इलेक्ट्रॉन की। इसको भूख क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और मैंने ये कहानी बताई थी कि ऑल दोज ग्रुप्स व्हिच हैव डबल बॉन्ड आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जिनके पास डबल बॉन्ड होता है ना, वो इस बात की निशानी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तुमने उसको एक ऐसी पोजीशन पे लगाया हुआ है, पैरा पोजीशन पे लगाया हुआ है, जहां पे रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव आएगा ही आएगा।
और जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला था कि किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड होती है कि वो दुख बंट जाए। जितना पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन के ऊपर ठहरता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर उसके साथ मिथाइल लगे होते थे तो उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देते थे। ऐसे ही इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, जितना ये घूम तो वो पहले भी रहा था, लेकिन अब घूमने में NO2 मदद कर रहा है। NO2 कैसे मदद कर रहा है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से पैरा पोजीशन पर कभी ना कभी आएगा। पैरा पे तुमने क्या लगाया हुआ है, NO2 इज लाइक अजगर, ये तो वेट कर रहा था कि मेरी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आए और मैं निगल लूं। अब देखो ये कैसे निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो आया पैरा पोजीशन पर, देखो इसने ले लिया, कैसे लिया, कैन यू सी। अब वो नेगेटिव चार्ज जो ऑर्थो पे था अब वो पैरा पर भी नहीं है, वो NO2 के O पे जा चुका है। ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो से पहले किस पर आया और पैरा के NO2 के किस पे चला गया। तो कहीं ना कहीं NO2 क्यों हेल्प कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि NO2 बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल कर रहा है। अभी रिएक्शन हुई नहीं है, अभी पूरा प्रोडक्ट बना नहीं है, अभी न्यूक्लियोफाइल सिर्फ लगा है, अभी Cl को जाना भी है। मैं सिर्फ आपको अंदर की कहानी बता रही हूँ कि जो प्रोडक्ट बनने से पहले वाली स्टेज होती है ना, जो इंटरमीडिएट होता है वो NO2 के लगने से स्टेबल हो रहा है। वो कैसे स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस तो पहले भी थी, लेकिन अब वो पैरा पर लग के नेगेटिव चार्ज जैसी पैरा पोजीशन पर आएगा, ये जो NO2 अजगर बैठा है ये उसको खींच लेगा। अब मेटा पे क्यों नहीं हेल्प करता, क्योंकि मेटा पे कभी नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं। अगर तुम NO2 को मेटा पे लगा दोगे, अजगर तो मेटा पे तुमने लगा दिया, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑर्थो के बाद सीधा ही जंप करके कहां पे चला जाता है, क्यों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख लो तुम, क्यों जब नेगेटिव चार्ज कभी भी ऑर्थो पे आता है, ये पाई जंप करके ऑर्थो पे आता है ना, तो जब ऑर्थो पे आएगा तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख, इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इधर आता है, तो ये इधर ही जाता है ना। ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा, अगला पाई बॉन्ड उठ के कौन सी पोजीशन पर जाएगा, तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख ले, कभी भी सेकंड वाला नेगेटिव चार्ज थर्ड पे आ ही नहीं सकता। क्यों, सेकंड वाला तो पाई बॉन्ड बनाएगा ना, फिर अगले पाई बॉन्ड को उठ के कौन सी पोजीशन पर जाना पड़ेगा, फोर्थ। तो NO2 मेटा पर क्यों हेल्प नहीं करता, क्योंकि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो नेगेटिव चार्ज सेकंड से सीधा कौन सी पोजीशन पर जंप कर जाएगा, फोर्थ। अजगर तुमने कौन सी पोजीशन पर बैठा है, वो वेट कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज आए, मैं खाऊं, पर नेगेटिव चार्ज फर्स्ट पोजीशन पर आ ही नहीं सकता ना। तो मैं ना सिर्फ अब तुम कहोगे कि मैम करना क्या, लाइक व्हाट है ना, करना सिर्फ ये है कि अगर बाय चांस किसी का आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन कि प्रूव करो कि पैरा पे लगने से NO2 कैसे कर रहा है, फिर तो आपको ये सारे गंदे से स्ट्रक्चर बना के दिखाने पड़ेंगे। नहीं तो मैं आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें सिर्फ 1 लाइन लिखवा दूंगी कि NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे अंदर से क्या चल रहा है कि वो क्या है, अजगर। वो क्या है, पेपर में नहीं लिख देना कि NO2 अजगर है, अपने आप को समझने के लिए कि जैसे अजगर को भूख लगी होती है वो बैठा होता है निगलने के लिए, ऐसे ही NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट इज इन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा फैसिलिटेट। सिर्फ इसकी पोजीशन कौन सी इसकी प्रेजेंस कौन सी पोजीशन पर फैसिलिटेट करेगी, अगर वो कौन सी पोजीशन पर बैठ पड़ा होगा, ऑर्थो एंड, ऑर्थो पर भी अगर होगा तब भी फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि ऑर्थो पे भी तो नेगेटिव आता है, तो वो वहां पे भी तो लिखोगे कैसे कि व्हेन इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा इट डिस्पर्सेस द नेगेटिव चार्ज विच कम्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा। जब वो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आते हैं तो वो उनको खत्म कर लेता है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बट हाउ व्हेन इट इज प्रेजेंट एट मेटा, जब ये मेटा पर प्रेजेंट होगा तो नेगेटिव चार्ज नेवर कम्स एट मेटा। आप लिखोगे कि नेगेटिव चार्ज कभी मेटा पर आता ही नहीं है, तो NO2 का होना वहां पे फैसिलिटेट नहीं कर सकता। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आज तक मेरी जो करियर जो भी इस लाइन में रहा है, कभी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाने आए नहीं है, कि इतना डिटेल में नहीं आया, लेकिन 2 नंबर में आ जाता, तो मैं आपको 2 नंबर के बेस से लिखवा दूंगी। वैसे तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनवाऊं तो भी आएगा। हाँ, नेगेटिव चार्ज उड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज से उसमें और नेगेटिव दिया तो होगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। आएगा। तुम ऐसे सोच रहे हो ना कि ये यहाँ पे आया, अब ये वापिस भी तो चलेगा, ये ऐसे ही ऐसे,
फिर ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, मतलब NO2 की रेजोनेंस में आता है। हाँ फिर यहाँ पे वापस आएगा। हाँ अब लगाया तो है। NO2 का ऑर्थो पर और पैरा पर दोनों हेल्प करता है, क्योंकि ऑर्थो पे भी तो कभी ना कभी नेगेटिव आता ही है ना, तो वो भी निकल जाता है वो। नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे H तो आएगा ही आएगा, क्योंकि H का काम तो ये था। हाँ, सो विद दिस वी कंप्लीट विद द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी एलोरीन की आज हमने क्या करी, वही जो एलोअल्केन की थी। एलोअल्केन की अभिजीत पहले कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्ची। इनकी भी क्या रही, उनकी बहुत डीप में थी, क्योंकि वो तो बड़ी खुशी से न्यूक्लियोफाइल को कहते थे आजा मेरी जगह पे, Cl की जगह पे OH लगा दो, Cn लगा दो, NO2 लगा दो। फिर तरीके भी बहुत थे, SN1 से कर लो या SN। बट हेलोरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी वास्ट क्यों नहीं रही, बिकॉज हेलोरीन डू नॉट वांट टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। और ये क्वेश्चन में पेपर में आता है, बोर्ड फॉर बोर्ड लेवल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई हेलोरीन, मतलब मैं आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल हर बैच में मैं ये चीज बोलती हूँ, और हर बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है, उसके बाद भी बच्चों के नंबर नहीं आते। और मैं बोलती हूँ कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन 3 में नहीं आता ना, 1 में भी आता है, तब भी वो इतना 72 लिख के आते हैं कि 1 भी नहीं उनको अर्न कर पाते। तो मतलब जब तुम कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जा रहे हो, और बाई चांस वो क्वेश्चन 1 या 2 में आ जाए, फिर तो तुम इसको और भी अच्छे से लिख के आना चाहिए। तो हाउ मेनी रीजन वी डिड, रेजोनेंस, डिफरेंस इन, और अगर X चला गया तो बनने वाला फिनाइल कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। और चौथा रीजन, अगर न्यूक्लियोफाइल आने लगेगा तो बेंजीन उसको क्या देगी, रिपल्शन, क्या देगी। लेकिन हम कौन है, ह्यूमन बींग्स, हम हार नहीं मानते, हमने हार नहीं मानी, हमने कहा हम तो करके दिखाएंगे। तो हमने कौन सा प्रोसेस करा, डोज प्रोसेस। क्या करा, उसमें हमने क्लोरोबेंजीन में NaOH डाला, लेकिन कौन से टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पर, 623 केल्विन टेम्परेचर वाज, और Cl किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, ONA। अगर तुम एक ही स्टेप में OH से सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हो तो एरो के नीचे HCl लिख देना। क्या लिख देना, क्योंकि पहले स्टेप में डायरेक्ट OH नहीं आता, पहले किससे सब्स्टिट्यूट होता है, Cl, ONA, फिर Na की जगह पर H लाने के लिए हमें एसिडिफिकेशन करनी पड़ती है। फिर इस टॉपिक को कंक्लूड किया कि अगर कोई चीज है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ईज कर सके, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने शो किया, NO2। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि कोई भी ग्रुप जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेबिलिटी रखता है। बट हमने देखा कि NO2 अपना कमाल सिर्फ कौन सी पोजीशन पर दिखाता है, ऑर्थो एंड, बट नॉट एट मेटा। उसका कारण भी रेजोनेंस था, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे आता है या कौन सी पोजीशन पर आता है, पैरा। इट नेवर अपीयर्स एट मेटा। तो जो अजगर जी बैठे हैं, जिनको बहुत भूख लगी हुई है, जो नेगेटिव चार्ज को खत्म करके उसको स्टेबल कर सकते हैं, वो अगर ऑर्थो और पैरा पर होंगे तभी उस नेगेटिव चार्ज को खत्म कर पाएंगे। अब अजगर तुमने बिठा दिया मेटा पे, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड एंड फोर्थ, तो चाहकर भी NO2 हेलोरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फास्ट नहीं कर पाएगा। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं बनवाऊंगी भी सही, बट बस अब तो 10 मिनट का रह गया, मेन यही था। चलो बताओ, हो गया क्या टाइम, चलो कोई ना, आज पर मैं ये लिखवाऊंगी, बट मेक मी अ प्रॉमिस कि ये कल लिखवा के खत्म करवा दूंगी, कि जो कल मैंने भेजा था वो लिख के आओगे, जो ग्रुप में ऑलरेडी है। ONA, क्योंकि देखना नेगेटिव चार्ज तो O के ऊपर है ना, OH कैसे लगाते हो, HO लगाते हो कि OH, तो NaOH क्यों लगाएंगे, ON नहीं लगाएंगे, अटैक तो O इलेक्ट्रॉन है। कर लो बच्चे, देखो भाग्य सबकी ट्यूशन होती है 2:30 वैसे भी कल कमल कैसे होगा, जो आज मैंने पढ़ाया ना ये मैं खुद ही लिखवाऊंगी, तो आधा घंटा लिखवाऊंगी, आधे घंटे में जो बचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। मेक श्योर कि कल वाला ही तुम लिख लो। असाइनमेंट अभी इसीलिए नहीं दे रही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देनी है कि पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। किसकी दे दो, इस चैप्टर के दो, ये चैप्टर तो खत्म होने दो, फिर कल होगा ना।
कोऑर्डिनेशन को लगेंगे 10 दिन। ट्राई करूंगी हफ्ते में कर दूं, हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा। इलेक्ट्रॉन, हाँ वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो